कहानी का शीर्षक अभागा। रियान और अमीषा मैरिज ब्यूरो के द्वारा आपस में मिले। रियान एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था, वहीं अमीषा कंपनी के मैनेजमेंट हेड के पद पर कार्यरत थी। दोनों का नौकरी एक ही शहर में था। लगभग 5-6 महीना एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के बाद 1 महीने की छुट्टी लेकर दोनों विदेश घूमने निकल पड़े। 1 महीना ऐसे निकल गया मानो 1 घंटा हो। वापस लौटकर दोनों अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। विलक्षण प्रतिभा के धनी थे दोनों। कदम दर कदम दोनों को पद प्रतिष्ठा मिलता गया। दोनों के पांव थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस कारण दोनों का परिवार पीछे छूटता गया। बस नाम मात्र का आना जाना था। संपर्क साधने का बस एक जरिया था, इंस्टाग्राम या तो व्हाट्सएप। यूं ही 4-5 वर्ष बीत गए। कभी कभार परिवार के लोग या दोस्त उन्हें परिवार बढ़ाने के लिए बोलते थे, परंतु दोनों में से कोई भी बच्चे के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इसके लिए अमीषा को कैरियर से ब्रेक लेना पड़ता, साथ ही रियान को भी समय समय पर छुट्टी लेना पड़ता, जिसके लिए दोनों कतई तैयार नहीं थे। रियान के मित्र आरव के घर बच्चे की आने की खुशी में पार्टी थी। रियान और अमीषा दोनों समय पर आरव के घर पहुंच गए। आपस में मिले तो पूछे, अरे ये कैसे हो गया? तुम दोनों तो कल तक ऑफिस आ रहे थे। आरव ने बताया कि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग सरोगेसी करवाए थे। आगे कुछ बात बढ़ती तब तक मेहमान आने लगे थे, इसलिए इन सब बातों को दरकिनार करके सभी लोग पार्टी में व्यस्त हो गए। आरव और तानिया को बच्चे के साथ खुश देखकर रियान और अमीषा ने भी अपना बच्चा लाने का फैसला लिया। अमीषा बोली, रियान हम लोग भी सरोगेसी से बच्चे ला सकते हैं। रियान बोला, अमीषा तानिया को मेडिकल प्रॉब्लम थी इसलिए, पर तुम क्यों? अमीषा बोली, देखो रियान, अगर मैं बच्चे को जन्म दूंगी तो मेरा कैरियर तो रुकेगा ही, साथ में तुम्हें भी अक्सर छुट्टी लेना पड़ेगा। क्यों इस मुश्किल में पड़ना? कुछ पैसा ही ना खर्च करना होगा, परंतु इससे हम दोनों आज़ाद भी रहेंगे और बच्चा भी आ जाएगा। काफ़ी सोच विचार कर दोनों ने फैसला लिया कि हम लोग सरोगेसी द्वारा अपना बच्चा दुनिया में लाएंगे। वे लोग आरव और तानिया से मिले। आरव ने उन्हें उस महिला का नंबर दे दिया जो उसके बच्चे की सरोगेट मदर थी। उस महिला से मिलने के बाद उन लोगों को पता चला कि ऐसी कई औरतें हैं जो अपने कोख को किराए पर देती है और इस काम को करने के लिए मोटी रकम लेती है। उन औरतों में से उन दोनों को एक स्वस्थ महिला मिल गई जो एक मोटी रकम की मांग की। रियान और अमीषा इसके लिए तैयार हो गए। आधी रकम बच्चे के जन्म के पहले और आधी रकम बच्चे के जन्म के बाद। सारे कागजात तैयार कर लिए गए। डॉक्टर से मिलने क्लिनिक पर दोनों उस महिला के साथ गए। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद डॉक्टर कुछ दिनों के बाद आने के लिए कहा। घर पहुंचकर रियान और अमीषा बहुत थक चुके थे। दोनों बोले, सोचो हम लोग एक दिन में ये हालत हो गया, वो भी सिर्फ प्रक्रिया पूरी करने में। अगर 9 महीना बच्चे को अपनी कोख में पालते तो क्या होता? अमीषा बोली, रियान मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर स्पा हो आती हूँ। रियान बोला, अरे मैं भी चलता हूँ, मेरा भी सिर दर्द कर रहा है। स्पा के बाद डिनर, फिर लॉन्ग ड्राइव। और दोनों निकल पड़े। कुछ दिनों के बाद कंपनी के तरफ से अमीषा को प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र का ऑफ़र मिला। अमीषा लेटर लेकर घर पहुंची और रियान का आने का इंतज़ार करने लगी। 1-2 बार कॉल की, लेकिन रियान किसी मीटिंग में व्यस्त था। जब रियान घर पहुंचा तो अमीषा को पकड़कर हंसे जा रहा था। अमीषा, अमीषा मेरी डार्लिंग, आज मैं बहुत खुश हूँ। अमीषा बोली, मैं भी। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। क्या? पहले तुम। अरे नहीं, पहले तुम। अरे यार चलो दोनों साथ में बोलते हैं। रियान बोला, मुझे प्रमोशन के साथ विदेश जाने का मौका मिल रहा है।
1 साल के लिए दोनों खूब घूमेंगे फिरेंगे, काम के साथ साथ मस्ती भी हो जाएगी। अमीषा बोली, रियान मुझे भी प्रमोशन मिला है ट्रांसफ़र के साथ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। रियान बोला, कोई बात नहीं, 1 साल की तो बात है, चुटकी में निकल जाएगा। अमीषा बोली, हम लोग बच्चा प्लान किए हैं, तुम भूल गए हो क्या? अरे यार, मैं सचमुच भूल गया था, लेकिन इस कारण मैं अपना विदेश जाने का सपना नहीं छोड़ सकता हूँ। अमीषा बोली, तुम अपना सपना छोड़ नहीं सकते हो और मुझसे उम्मीद करते हो मैं अपना सपना छोड़ दूँ? फैसला हम दोनों का था, तो जिम्मेदारी भी हम दोनों की है। तू मैं होते होते रात बीत गई। दूसरे दिन से दोनों के बीच बातचीत बंद हो गया। ऑफिस पहुँचे तो दोनों अपने अपने मित्रों से सलाह किए, तो वे लोग बोले कि तुम दोनों आमने सामने बैठकर ठंडे दिमाग से सोचकर फैसला लो। बात तुम्हारे बच्चे का भी है, तुम्हारे इस फैसले पर तुम्हारा भविष्य निर्भर करेगा। परंतु दोनों में से कोई भी अपना फैसला नहीं बदला और अपना अपना रास्ता अलग कर लिया। वे दोनों तो उस महिला से भी मिलना नहीं चाह रहा था, परंतु दोस्तों ने उसे सलाह दिया कि ऐसे बिना बताए अगर तुम दोनों चले जाओगे तो महिला तुम्हारे ऊपर केस कर देगी, क्योंकि सारे कागजात उसके पास हैं और फिर दोनों फंस जाओगे। नौकरी के साथ साथ प्रतिष्ठा से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस तरह की महिलाएं को सिर्फ पैसा से मतलब रहता है, इसलिए उनसे मिलकर शांतिपूर्वक बात करके इस मसले को समाप्त किया जा सकता है। अमीषा और रियान अपने साथ कुछ मित्र को लेकर पहुंच गए। महिला सारी बातों को सुनने के बाद भड़क गई और अपनी 1-2 साथी को बुला ली। दोनों पक्ष में बातचीत करने के बाद दुगना रुपया लेकर मामला को रफा दफा कर लिया गया। महिला सारे कागजात उन लोगों को दे दी और ये लोग रुपयों का बैग महिला को दे दिए। अपने दोस्तों का आभार व्यक्त करके दोनों निकल पड़े अपने अपने मंजिल की ओर। दोनों को अपने बच्चे को खोने का गम तो दूर की बात थी, उसके चेहरे पर सिकन मात्र नहीं था। आधुनिकता के इस मंजर पर हम रोए कि हंसे, भविष्य को खोने का गम करें या उपलब्धि पर खुश होने का, ये उनके आने वाले दिनों पर छोड़ देते हैं। दूसरे दिन वो सैरोगेट मदर को उसके महिला साथियों ने सलाह दिया कि अब पहले वाले डॉक्टर के पास ना जाकर किसी दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं। दूसरे दिन वो लोग अस्पताल पहुंची। जांच परख के बाद डॉक्टर बताई, अब बहुत देर हो गया है, इस प्रक्रिया में आपकी जान जाने का खतरा भी हो सकता है। वे लोग वापस आ गए। फिर चर्चा शुरू हो गई, किस मुसीबत में फंस गए। उसी में से एक बोली, ऐसे भी तुम बच्चे को जन्म देती ही, इसके लिए पैसा मिला ही, फिर क्यों खतरा मोल लेती है? वो बोली, ये तो ठीक है, लेकिन बच्चे का क्या करेंगे? बच्चे के जन्म के बाद किसी न किसी बहाने वहाँ से चुपचाप निकल जाना। अस्पताल में कौन तुझे दिन रात देखते रहेगा? कोई स्पेशल है तू? और सभी मिलकर हंसने लगे। महिला बोझ की तरह उस बच्चे को अपने कोख में पाल रही थी। फिर वो दिन भी आया जब उसने बच्चे को जन्म दी। वहाँ की हेड नर्स बच्चे को गोद में लेकर आई। बच्चे को महिला के गोद में देते हुए बोली, लड़का हुआ है? महिला मुस्कुराते हुए बच्चा को गोद में ले ली और उसका चेहरा देखते ही बोली, अभागा। फिर उसे बिस्तर पर लिटा दी और वहाँ से निकलने का मौका ढूंढने लगी, पर मौका हाथ नहीं लगा। 4-5 दिन बाद उसको अस्पताल से छुट्टी मिल गया। वहीं एक सेविका को बच्चा थमाते हुए बोली, मैडम जी थोड़ी देर रखिए ना, मेरा आदमी अभी तक नहीं आया, मैं एक फ़ोन करके आती हूँ। सेविका बोली, ठीक है जाओ, पर जल्दी आ जाना। जी मैडम जी, कहकर वो महिला वहाँ से निकली। सेविका थोड़ी देर खड़ी रही, फिर उसे दूसरे वार्ड में बुलाया जाने लगा, तो वो पालना में बच्चा को सुलाकर चली गई। शाम हो गया, महिला नहीं लौटी और उस सेविका का ड्यूटी समाप्त होने लगा। तब वो हेड नर्स के पास जाकर सारी बातें बताई। वो बच्चे को पालना घर भिजवा दी।
पालना घर में जो भी सुनता कि इसकी माँ अस्पताल में छोड़कर भाग गई, सभी के मुख से एक ही बात कहता, बेचारा अभागा। वहाँ की संचालिका वसुधा जी के संरक्षण में सेविका के सहारे अन्य बच्चों के साथ वो पलने लगा। पालना घर के सभी कर्मचारी उसे अभागा बुलाते, परंतु वसुधा जी सभी को डांटती और कहती, अभागा ये नहीं, इसे इस दुनिया में लाने वाला है। इसे अभागा कोई नहीं बुलाएगा। उनके सामने कोई नहीं बुलाता, परंतु वहाँ काम करने वाले लगभग सभी निचले दर्जे की कर्मचारी उसे अभागा ही बुलाते। 3-4 वर्ष बीतने को था, परंतु बच्चे को गोद लेना नहीं आया। सभी लोग वसुधा जी के पीठ पीछे बोलते, मैडम जी को बोलने से क्या होगा, ये सच में अभागा है। देखिए, कोई गोद लेने भी नहीं आता। इसके सामने ही 4-5 बच्चे को गोद लिया गया। वसुधा जी उसका नाम शौर्य रखी थी। समय गुजरने लगा। शौर्य पढ़ने लिखने में होशियार थी। दूसरी ओर अमीषा और रियान अपने अपने कार्य क्षेत्र में उच्चतम शिखर पर छू चुके थे। उम्र अब उस पड़ाव में पहुंचने लगा था जहां से जीवन में स्थिरता अपना कदम रखने लगा था। मन के हिचकोले थमने लगा था। किसी के साथ का चाह होने लगा था। ऐसा नहीं था कि इस दौरान दोनों की जिंदगी में कोई महिला मित्र या पुरुष मित्र नहीं आया था, लेकिन पिछली अनुभवों के कारण नए रिश्ते में बंध नहीं पाए। शाम की कॉफ़ी के साथ प्रतिदिन अतीत के पन्ने पलटता और यादों में खो जाते थे। कुछ न यादों का कोई हिस्सा तो बिल्कुल धुंधला हो चुका था, फिर भी अपनी शाम उन यादों में घूमकर ही बिताता था, क्योंकि उन यादों के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं था। परिवार और रिश्तेदार के नाम पर कोई नहीं था। माता पिता के अंतिम दर्शन के समय ही परिवार से मिले थे, उसके बाद फिर मुड़कर कभी नहीं देखा। अब तो इन्हें उन लोगों का नाम भी याद नहीं था। कई वर्षों के बाद आज अपने एक पुराने मित्रों से मिलने वाला था। उन्हीं में से एक मित्र के बेटे की शादी थी। शादी समारोह में रियान और अमीषा एक दूसरे से मिले। दोनों उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके थे जहां पहुंचकर चीखना चिल्लाना बंद हो चुका था। दोनों एक पुराने और अच्छे मित्र की तरह मिले। दोनों के सभी पुराने मित्र अपने अपने परिवार के साथ आए हुए थे। सभी के परिवार से मिलकर रियान और अमीषा को बहुत अच्छा लगा। सभी अपने अपने बच्चों की तारीफों के पुल बांध रहे थे। जैसे ही आरब और तानिया की नज़र उन लोगों पर पड़ी, वो दौड़ते हुए गर्मजोशी से रियान और अमीषा से मिले। आरब रियान को देखते ही बोला, तुम तो अभी भी पहले के जैसा हैंडसम, डैशिंग और यंग दिख रहे हो। मुझे देखो, बूढ़ा लग रहा हूँ। तानिया बोली, अरे सिर्फ यही नहीं, अमीषा को देखो, ये भी उसी तरह है जैसे पहले थी। दोनों के चेहरे पर मुस्कान बिखर गया। वर और वधू को आशीर्वाद देने स्टेज पर चढ़ते समय आरब का पैर लड़खड़ा गया। वो गिरने वाला था कि उसका बेटा दौड़कर आरब को थाम लिया। ये पल रियान और अमीषा के नज़रों के सामने चलचित्र की तरह बार बार आ जा रहा था। पार्टी समाप्त होने के बाद दोबारा मिलने का वादा के साथ सभी मित्र विदा लिए। अमीषा और रियान एक दूसरे के साथ अपना मोबाइल नंबर का आदान प्रदान किए। दूसरे दिन रियान बैठा बैठा सोचा कि आज अपने घर सभी मित्रों को बुलाते हैं। साथ खाएंगे पिएंगे, बरसों बाद पहले वाली मस्ती करेंगे। सबसे पहले आरब को फ़ोन लगाया। आरब ने फ़ोन उठाया। हाँ यार, क्या हाल है? हाँ सब ठीक है, रियान बोला। शाम को मिलते हैं मेरे घर पे? आरब बोला, नहीं यार आज नहीं, फिर कभी। शाम को डॉक्टर से मिलना है। रियान बोला, कुछ विशेष, मैं आऊँ क्या? अरे नहीं, तुम क्यों तकलीफ करते हो, बेटा है, बस डेली रूटीन चेकअप कराना है। तभी उसके बेटे का आवाज़ आया, पापा चलो जल्दी करो। हाँ हाँ, आरब बोला, बाद में बात करता हूँ। रियान बोला, हाँ ठीक है। फिर एक दो और पहचान वाले को फ़ोन लगाया, लेकिन सभी किसी न किसी काम में अपने आप को व्यस्त बताया। कुछ देर अपने अतीत के पन्नों को पलटता रहा। न जाने क्यों उसे अमीषा से बात करने का मन किया और वो अमीषा को कॉल लगा दिया। दूसरी ओर चिर परिचित आवाज़ आई, हेलो। वो नींद में थी। रियान पूछा, सो रही थी? अमीषा बोली, हाँ बस यूं ही। बोलो। अरे कुछ नहीं, खाली बैठे तो सोचे तुमसे बात कर लूँ। कहीं चलोगी? ज़रूर, मैं आता हूँ।
तब तक तैयार हो जाओ। ओके। अमीषा भी अकेले अकेले बोर हो रही थी। ये सुनकर उसका चेहरा खिल गया और वो तैयार होने लगी। थोड़ी देर में रियान उसके घर आ चुका था। अमीषा उसे हॉल में बैठने का इशारा की और पूछी, कॉफ़ी? नहीं, बस एक गिलास पानी। अमीषा किचन में पानी लाने गई। रियान पूरे घर का अवलोकन कर रहा था। दीवारों पर लगा तस्वीर और उपहार करियर में पाए बुलंदियों को दर्शा रहा था। अमीषा रियान को पानी का गिलास देते हुए बोली, क्या देख रहे हो? रियान के चेहरे पर गंभीर मुस्कान बिखर गया। तुम्हारी उपलब्धियों को देख रहा हूँ। अमीषा गर्व से मुस्कुराई। रियान बोला, मुझे बहुत खुशी हुआ। तुम जिंदगी में जो पाना चाहती थी वो पा ली। फिर दोनों बाहर निकल गए। घूमते फिरते रात का 10-11 बजे अपने अपने घर पहुँचे। अब दोनों अक्सर मिलने लगे थे। एक दिन अमीषा रियान के साथ उसके घर के बालकनी में खड़ी थी। नीचे लोगों को आते जाते देख रही थी। अपने उम्र के लोगों के क्रियाकलापों को देखकर उसके मुख से अचानक निकल पड़ा कि हम लोग में से कोई एक भी अपने पाँव को थाम लेते तो आज उम्र के इस पड़ाव पर हमें भी थामने वाला कोई होता। सच कह रही हूँ। हमारी पहली गलती थी मेडिकली फिट होने के बावजूद बच्चे के लिए सरोगेसी करना। उसके बाद हम लोग उससे कोई भावनात्मक लगाव नहीं रखे, अपने अपने काम में लग रहे, बच्चों से ज़्यादा अपने कैरियर को महत्व दिए। इस वजह से हम लोग उसे खो दिए। आज तुमसे ये बातें साझा करने के बाद अपने आप को हल्का महसूस कर रही हूँ। रियान बोला, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती थोड़ी ही थी। हम दोनों बराबर के भागीदार थे। ये तो कहानी थी रियान और अमीषा के सफ़र का। उस बच्चे के सफ़र की कहानी तो मैंने आपको सुनाया ही नहीं। वो बच्चा धीरे धीरे वसुधा जी के छत्र छाया में बड़ा होने लगा। लगभग सभी लोग उसे सौर्य बुलाने लगे थे, लेकिन अभी भी वो सेविका जो अब बूढ़ी हो चुकी थी उसे कभी कभी अभागा बुला देती थी। आपको तो एहसास हो गया होगा कि अभागा कौन था, लेकिन वहाँ उपस्थित लोगों को अभी तक एहसास नहीं हुआ था। उसकी नज़रों में अभागा अभी भी शौर्य ही था। शौर्य विलक्षण प्रतिभा का मालिक था। जैसे जैसे बड़ा हुआ उसमें दुनियादारी की समझ होने लगा और वो अक्सर गुमसुम रहने लगा। उसे अपने बारे में सिर्फ इतना पता था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, क्योंकि अस्पताल में सिर्फ यही जानकारी था। वो कभी कभी बेचैन होकर वसुधा जी से पूछता, वसुधा माँ, क्या कारण होगा मुझे छोड़ के जाने का? वसुधा जी उसे गले लगाकर घंटों समझाती रहती। कभी कभी वसुधा माँ उससे पूछता, वसुधा माँ, मैं सचमुच अभागा हूँ? वसुधा जी उसे चुप करते हुए बोलती, तू नहीं, वे लोग अभागा हैं जो तुझे छोड़कर गए। तू तो मेरा शौर्य है, शौर्य। आज शौर्य कलेक्टर बन गया था। अपनी गाड़ी से वसुधा माँ को घुमाने निकला था। वसुधा माँ के साथ शौर्य बहुत खुश था। उनको शौर्य अपने साथ अपने सरकारी आवास में लेकर चला गया था। लेकिन वसुधा माँ अभी भी पालना घर सुबह 10 बजे आ जाती थी। अभी के समय में शौर्य के पास सब कुछ था। अमीषा और रियान अधिकतर समय साथ साथ गुजारने लगे थे। एक दिन दोनों मॉल जा रहे थे। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी हुई थी। तभी उन दोनों पर उस महिला की नज़र पड़ी जो उनके बच्चे की सरोगेट मदर थी। उन्हें साथ देखकर वो औरत उसके पास गई। वो दोनों भी उसे पहचान लिया। वो महिला बोलना शुरू की, तुम पढ़े लिखे अमीरों का क्या कहना। उस दिन तुम्हें देखकर लगा कि कभी भी तुम दोनों एक दूसरे का मुंह नहीं देखोगे, और आज फिर से एक साथ। बेचारे बच्चे पर एक पल के लिए भी माया नहीं आया था। एक महिला उसे पीछे से पुकारते हुए बोली, किस पर चिल्ला रही हो? अरे इन दोनों पर। कौन है ये दोनों? उस बच्चे का माता पिता जिसे अस्पताल में छोड़कर मैं भागी थी। दूसरी महिला उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने साथ लेते गई। जाने देना, बरसों पुरानी बातों के लिए क्या हल्ला गुल्ला करना। ये सुनकर रियान और अमीषा अपनी गाड़ी को किनारे लगाए और उतरकर उस महिला के पीछे पीछे दौड़ते हुए पहुंच गए। उससे पूछा, क्या बोल रही थी आप बच्चे के बारे में? महिला बोली, कुछ नहीं, मतलब ये इंसान। अमीषा बोली, देखिए, हमसे सचमुच बड़ी गलती हुई।
प्लीज़ बताइए ना हमारे बच्चे के बारे में। आप कुछ कह रही थी, प्लीज़ बताइए ना। और अपने पर्स से रुपए निकालकर उसके हाथों में थमा दी। रियान के पर्स में भी जो था वो निकालकर उस महिला को देते हुए बोला, प्लीज़। महिला बोली, गई थी मैं अस्पताल बच्चा गिराने, लेकिन डॉक्टर बोली मेरा जान को खतरा है, इसलिए मजबूरन मुझे उसे जन्म देना पड़ा। अमीषा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, कहाँ है मेरा बच्चा? महिला उसका हाथ झिड़कते हुए बोली, मुझे क्या पता। सरकारी अस्पताल में उसे जन्म देने के बाद मैं वहाँ से छुपकर निकल गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। अमीषा अपने हाथ का सोने का कड़ा निकालकर उसे देते हुए बोली, कौन सा अस्पताल, प्लीज़ बताइए ना। अस्पताल का पता महिला बता दी। रियान गाड़ी अस्पताल की ओर मोड़ लिया। बात बरसों पुरानी हो चुकी थी, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं था। अस्पताल में निबंधन करने वाले के पास दोनों पहुँचे। उसको सारी बातें की जानकारी दिए। वो बोला, मैं किसी को ऐसे नहीं बता सकता हूँ। रियान बोला, अगर कुछ ले देकर बात बनती तो प्लीज़ सर बता देते। ये कहते हुए रियान अपनी अंगुली में पड़ा हीरे की अंगूठी उसे थमा दिया। हीरे की अंगूठी देखकर उसकी आंखें चमक गई। रिकॉर्ड देखकर रियान और अमीषा को बताया कि हाँ, एक महिला बच्चा छोड़कर भागी थी। इस तरह के बच्चे को पालना घर भेज दिया जाता है। पालना घर का पता रियान को लिख कर दे दिया। पता पढ़कर दोनों की आंखों में आंसू था। अमीषा बोली, हमारी एक गलती की वजह से हमारा बच्चा अनाथालय में एक अनाथ की ज़िंदगी गुजार रहा है। रियान बोला, क्या हमारी सच्चाई जानने के बाद वो हम लोगों को माफ़ करेगा? ये सब बाद में सोचेंगे, पहले एक नज़र उसे देख तो ले। दोनों पालना घर पहुंच गए। गार्ड पूछा, किन से मिलना है? वो हमें यहाँ के संचालक से मिलना है। कल सुबह आइएगा साहब। आज मैडम जी तो चली गई। कितने बजे? सुबह 10 बजे। रियान और अमीषा घर लौट आए। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रात भर यूं ही बैठे रहे। क्या हमारा बच्चा मिल जाएगा? पता नहीं। दोनों के लिए रात काटे नहीं कट रहा था। सुबह 10 बजे के बजाय 8 बजे ही पहुंच गया। गार्ड बाहर कुर्सी निकाल कर बैठने दिया। दोनों बैठे बैठे कुछ बच्चों को खेलते और कुछ को पढ़ते देख रहे थे। तभी सॉरी की सरकारी गाड़ी गेट पर आकर रुका। गाड़ी पे बड़ी बड़ी अक्षरों से लिखा था, प्रशासन विभाग। वसुधा माँ को पालना घर छोड़कर खुद निकल गया। वसुधा जी अंदर जाकर ऑफिस में बैठी। गार्ड आकर बताया कि ये लोग रात को भी आए थे और आज सुबह 8 बजे से ही बैठे। वसुधा जी बोली, अंदर भेज दो और साथ ही चाय पानी भेज देना। रियान और अमीषा अंदर आए। वसुधा जी उन्हें बैठने के इशारे किए। वे लोग अपना सारा कहानी शुरू से अभी तक का वसुधा जी को सुना दिए। वसुधा जी ये सुनकर सोच में पड़ गई, क्या करे क्या नहीं। सौर्य से इन लोगों को मिलवाएं या नहीं? कह दें कि हमें मालूम नहीं। तभी शौर्य अंदर आया। वसुधा जी अचंभित हो गई। शौर्य तुम? हाँ वसुधा माँ, आप अपना मोबाइल मेरी गाड़ी में ही भूल गई। इसे लौटाने में आया था। इनकी कहानी सुनकर मैं यहीं खड़ा होकर सुनने लगा। फिर रियान और अमीषा से बोला, जिस बच्चे को आप लोग ढूंढ रहे हैं मैं वही हूँ। क्या कहना चाहते हैं? अमीषा और रियान अपने हाथों को बढ़ाकर उसके चेहरे को छूते हुए बोली, बेटा। सॉरी मुस्कुरा दिया। उनके हाथों को शालीनतापूर्वक हटाते हुए बोला, बेटा तो मैं सिर्फ वसुधा माँ का हूँ, परंतु आप लोग यहाँ आए इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अमीषा की ओर देखते हुए बोला, खासकर आपका। कई कई रात मुझे नींद नहीं आती थी। सोते सोते उठकर बिस्तर पर घंटों बैठा रहता था, ये सोचकर कि मेरी माँ कितनी बेबस होगी जो जन्म देने के बाद मुझे छोड़ दी। लेकिन क्यों छोड़ी मुझे? कहीं मैं बलात्कार का परिणाम तो नहीं, इसलिए माँ मुझे घृणा से छोड़ गई? फिर मेरा मन कहता, नहीं नहीं, शायद प्यार में मिले धोखे का परिणाम हो। फिर मेरा मन कहता, नहीं नहीं, शायद पिता का गरीबी तो कारण नहीं। परंतु आज से मैं चैन की नींद सो पाऊंगा।
क्योंकि आप तो एक सशक्त आत्मनिर्भर नारी हैं। और रियान की ओर देखते हुए बोला, और आपसे तो गरीबी मीलों दूर है। आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और ये रहा मेरा कार्ड। मैं इस ज़िले का कलेक्टर हूँ। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर याद कीजिएगा। सहायता के लिए मैं सदा तत्पर रहता हूँ। अपनी वसुधा माँ से सीखा है। आज्ञा दीजिए। वसुधा माँ, शाम को लेने आऊँगा, अकेले मत निकल जाना। ये कहते हुए शौर्य वहाँ से निकल पड़ा। शौर्य के पीछे पीछे रियान और अमीषा भी बाहर आए। शौर्य को जाते हुए अपलक देख रहे थे। तभी वो बूढ़ी सेविका आई, जो कभी कभी अभी भी शौर्य को अभागा बुला दिया करती थी। वसुधा जी की ओर देखते हुए बोली, आप सच कहती थी मैडम जी, ये अभागा थोड़े ही है, अभागा तो कोई और है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।